दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अपनी कार से शिमला से वापस दिल्ली लौट रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली और ऐसा घना कोहरा छा गया कि गाड़ी के बोनट से आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया को सफेद धुएं की चादर में लपेट दिया हो। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पहाड़ियों के बीच से गुजरती वो संकरी सड़क और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक मेरी कार का इंजन 2-3 बार हिचकोले खाकर बंद हो गया। मैंने कई बार चाबी घुमाई, इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। डर की पहली लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। कार के शीशे पूरी तरह से कोहरे और ओस से ढक चुके थे। तभी कार की डिक्की पर किसी ने हल्का सा वार किया। मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ सफेद कोहरे का समंदर था। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद कोई जानवर होगा या पेड़ की टहनी गिरी होगी। लेकिन तभी मेरी दाईं तरफ की खिड़की पर किसी ने अपनी उंगलियां फेरी। नाखूनों के शीशे पर रगड़ने की वो आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से शीशे पर जमी ओस को हाथ से साफ किया और बाहर झांका। कोहरे के बीच से मुझे एक काला साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो इंसान जैसा नहीं था। उसकी लंबाई करीब 7 से 8 फुट रही होगी और वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। वो साया कार के चक्कर लगा रहा था। सस्पेंस और दहशत के मारे मेरा गला सूख गया था। मुझे लगा कि अगर मैं कार के अंदर रहा तो ये साया मुझे यहीं मार डालेगा। मैंने हिम्मत जुटाई, डैशबोर्ड से एक भारी टॉर्च निकाली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर की ठंड हड्डियों को गला देने वाली थी। मैं टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। कोहरे की वजह से रोशनी मुश्किल से 10 कदम दूर तक जा रही थी। तभी मुझे हवा में एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई, जैसे कई दिनों पुराने सड़े हुए मांस की बदबू हो। कौन है वहां? मेरी आवाज मेरे ही कानों में कांपती हुई गूंजी। जवाब में मुझे एक भयानक फटी हुई सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। मुझे याद आया, बचपन में मेरी दादी कहा करती थीं कि इन जंगलों में भूत और पिशाच बसते हैं, जो भटके हुए मुसाफिरों का मांस नोच कर खाते हैं। आज वो सारी कहानियां सच साबित हो रही थीं। मैं बेतहाशा आगे की तरफ भागा। मुझे नहीं पता था कि मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं या जंगल की तरफ। तभी मुझे सामने एक पुराना, आधा टूटा हुआ खंडहर दिखाई दिया। शायद वो कभी कोई विश्राम गृह या मंदिर रहा होगा। खुद को बचाने की उम्मीद में मैं उस खंडहर के अंदर घुस गया और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप कर बैठ गया। खंडहर के अंदर खूब अंधेरा था। मैंने टॉर्च बंद कर दी ताकि वो काला साया मुझे ढूंढ न सके। मेरी सांसों की आवाज मुझे किसी हथौड़े जैसी लग रही थी। तभी खंडहर के बाहर पत्तों के चरमराने की आवाज आई, कदमों की आवाज। 1, 2, 3, कोई अंदर आ रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और उसकी उंगलियों में लंबे लंबे नाखून थे, जो मेरे स्वेटर को चीरते हुए मेरी त्वचा तक चुभने लगे। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और टॉर्च ऑन कर दी। टॉर्च की पीली रोशनी में जो चेहरा मेरे सामने था, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो एक पिशाच था। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, जिससे हड्डियां बाहर झांक रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और खाली थीं। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। तू मेरा शिकार है, उसने एक घरघराती, अमानवीय आवाज में कहा, जो ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही हो। उस पिशाच के पीछे कोहरे में से ऐसे ही कई और काले साए उभरने लगे। वो पूरी जगह भूतों और पिशाचों से भर गई थी।
वे सब मेरे करीब आ रहे थे। मौत मेरे सामने खड़ी थी। उस पिशाच ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला, जिसमें खून से सने नोकीले दांत थे, और मेरी गर्दन की तरफ झपटा। मैंने अपनी पूरी ताकत से टॉर्च उसके चेहरे पर दे मारी और वहां से अंधाधुंध भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरे पीछे उनकी भयानक चीखें और कदमों की आहटें आ रही थीं। मैं दौड़ता रहा, जब तक कि मेरे पैरों ने जवाब नहीं दे दी। रात के ठीक 12 बजे थे। गांव बिरपुर की गलियां अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां भी जैसे डर के मारे स्थिर हो गई थीं। गांव के बाहर सूखे कुएं के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर काले धब्बे। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं, जो भी रात के समय वहां गया वापस नहीं आया। अर्जुन, रवि और नेहा, तीनों बचपन के दोस्त, शहर से छुट्टियां मनाने गांव आए थे। बचपन में उन्होंने काली हवेली की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इस बार अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब अंधविश्वास है। आज रात चलकर देखते हैं आखिर सच क्या है। नेहा का चेहरा फीका पड़ गया। लोग कहते हैं वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है। जिसने भी उसे देखा वो पागल हो गया। रवि ने हिम्मत दिखाने के लिए हामी भर दी। चलो, आज सच सामने आ ही जाए। तीनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर कदम रखते ही धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले नजर आए। दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, कुछ लाल रंग से, जैसे खून से लिखे गए हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से पूछा। जवाब में बस खामोशी मिली। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, जैसे विरोध कर रही हों। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था। अंत में एक कमरा, जिसकी खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईना धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसमें उनकी परछाइयां साफ दिख रही थीं। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। तभी आईने में अर्जुन की परछाई हिलने लगी, जबकि अर्जुन स्थिर खड़ा था। ये क्या है? रवि की आवाज कांपने लगी। आईने में अर्जुन की परछाई मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी टेढ़ी मुस्कान। उसकी आंखें लाल हो गईं। अचानक आईना जोर से हिलने लगा और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा चीखी। कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। भाग जाओ या यहीं रह जाओ। अर्जुन ने आईने को तोड़ने के लिए पास पड़ी कुर्सी उठाई और जोर से मारी। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन टुकड़ों में भी वही लाल आंखें झिलमिला रही थीं। तभी पीछे से किसी ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया। तीनों ने मुड़कर देखा। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें असीम क्रोध था। तुमने मेरा आईना तोड़ा, उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। नेहा रोने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की हंसी गूंज उठी। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया था। मैं आईने के सामने मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार मैंने इसी आईने में अपनी आखिरी सांस ली। तब से जो भी यहां आता है, उसकी परछाई मेरी हो जाती है। अचानक फर्श से धुआं उठने लगा। रवि की परछाई आईने के टूटे टुकड़ों में फंस गई। उसका शरीर यहीं था, लेकिन परछाई गायब। मुझे बचाओ, रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दूर होती गई। अगले ही पल उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बेजान। नेहा बेहोश हो गई। अर्जुन ने उसे उठाया और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। तभी औरत की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। एक को तो मैंने ले लिया, अब तुम दोनों में से कौन? उसने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना की। तभी बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। गांव में सुबह की आरती शुरू हो गई थी। आत्मा अचानक चीखने लगी,
नहीं, ये आवाज, मुझे मत जलाओ। चांदनी की जगह सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। औरत की आकृति धुएं में बदलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने नेहा को उठाया और नीचे भागा। वे हवेली से बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले से भी ज्यादा खामोश थी। अगली सुबह गांव वालों ने रवि की लाश हवेली के अंदर पाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, ठीक वैसी जैसी आईने में अर्जुन की परछाई मुस्कुरा रही थी। अर्जुन और नेहा शहर लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने दीवार पर लगा आईना उसे घूर रहा था। उसने पानी पीने के लिए सिर घुमाया और जब वापस देखा, आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आ गई हूं। रात के ठीक 3:17, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां नींद नहीं आती, जहां समय रुक जाता है और जहां कोई इंतजार करता है। एक सुनसान रेलवे स्टेशन, टूटी बेंचें, जंग लगी पटरी और घड़ी की सुइयां जो सालों से 3:17 पर अटकी हैं। कहते हैं हर रात यहां एक बिना नंबर की ट्रेन आती है। उससे कोई उतरता नहीं, लेकिन सुबह रजिस्टर में एक नया नाम दर्ज होता है और वो नाम स्टेशन मास्टर के नाम से मिलता जुलता होता है। क्या है इस ट्रेन का रहस्य? कौन लिखता है वो नाम? और जब नाम पूरा हो जाता है तो क्या इंसान भी इस दुनिया से मिट जाता है? अगर आपको रहस्य, सस्पेंस और डर पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक अधूरा सच होती है। तो आइए चलते हैं शिवपुर हाल्ट, जहां 3:17 अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। रात के 12:30 बज रहे थे जब अर्जुन त्रिपाठी ने पहली बार उस सुनसान स्टेशन की पटरी पर कदम रखा। स्टेशन का नाम था शिवपुर हाल्ट, एक छोटा भुला दिया गया ठहराव जो मानचित्र पर तो था, पर मानो समय की किताब से मिट चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, टूटी हुई बेंचें, जंग लगे खंभे और एक पीली पड़ चुकी नाम पट्टिका जिस पर धुंधली रोशनी में शिवपुर शब्द कांपता हुआ सा दिखता था। दूर कहीं से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन इस स्टेशन पर नया स्टेशन मास्टर बनकर आया था। उसकी नियुक्ति आदेश में साफ लिखा था, तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करें। पर अजीब बात यह थी कि किसी ने उससे पहले यहां कितने समय से काम किया, इसका कोई नामो निशान नहीं था। जब वह स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज, धूल से ढका टेलीफोन और कोने में एक मोटा सा रजिस्टर रखा था। कमरे में पहले से कोई मौजूद था, एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी, सिर पर लाल फटा हुआ गमछा, आंखें बहुत गहरी। राम राम साहब, उसने धीमी खुरदुरी आवाज में कहा। आप? अर्जुन ने पूछा। मैं यहां का कुल्ली हूं, नाम है हरिदास। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती, फिर कुल्ली क्यों? हरिदास ने बिना पूछे रजिस्टर की ओर इशारा किया। साहब, रात में 3:17 पर ट्रेन आती है, उसका हिसाब रखना पड़ता है। अर्जुन ने चौंक कर कहा। कौन सी ट्रेन? यहां तो कोई निर्धारित गाड़ी नहीं है। हरिदास मुस्कुराया, एक अजीब ठंडी मुस्कान, वही बिना नंबर वाली। उस रात अर्जुन ने इसे मजाक समझा। उसने स्टेशन की घड़ी देखी, सुइयां अटकी हुई थीं 3:17 पर। यह घड़ी क्यों रुकी है? सालों से ऐसी ही है साहब। अर्जुन ने घड़ी को ठीक करने की कोशिश की, पर सुइयां जैसे जमी हुई थीं। रात 2:30 बजे के बाद हवा में ठंड बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर कुहासा उतर आया। दूर से पटरियों में हल्की कंपन होने लगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में कहीं दूर से एक धुंधली रोशनी उभर रही थी। घड़ी की सुइयां अपने आप चलने लगीं। 3:16,
3:17 एक लंबी कराहती सीटी गूंजी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और प्लेटफॉर्म पर आ गया। धुंध के बीच से एक ट्रेन धीरे धीरे उभरी। उसकी बोगियां पुरानी थीं, खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं, इंजन पर कोई नंबर नहीं लिखा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे बंद थे। खिड़कियों के शीशों के पीछे काली परछाइयां हिलती सी दिखीं, पर कोई साफ चेहरा नहीं। अर्जुन ने साहस जुटाकर एक डिब्बे के पास जाकर खिड़की में झांका। अंदर खाली सीटें, पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा उसे लगा कि सीटों पर धुंधली आकृतियां बैठी हैं। ठंडी हवा का झोंका आया और फिर ट्रेन बिना किसी यात्री के उतरे, बिना दरवाजा खुले धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह अंधेरे में विलीन हो गई। स्टेशन पर फिर वही पुराना सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। हरिदास रजिस्टर के पास खड़ा था। साहब, नाम दर्ज कर दीजिए। किसका नाम? कोई उतरा ही नहीं। हरिदास ने रजिस्टर खोला। हर रात एक यात्री उतरता है, बस दिखता नहीं। अर्जुन ने रजिस्टर की पन्नों को पलटा। हर तारीख के सामने एक नाम लिखा था। अजीब बात यह थी कि हर नाम उसके अपने नाम के अक्षरों से मिलता जुलता था। अरुण त्रिपाठी, राजन त्रिपाठी, अर्जित त्रिपाठी, और आज की तारीख खाली थी। उसके हाथ कांपने लगे। यह सब क्या है? हरिदास की आंखों में अजीब चमक थी। साहब, हर स्टेशन मास्टर के साथ ऐसा ही होता है। जब तक उसका नाम पूरा नहीं हो जाता। पूरा नहीं हो जाता मतलब? जब तक रजिस्टर में वही नाम न दर्ज हो जाए। अर्जुन का गला सूख गया। अगली रात उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। 3:17 पर ट्रेन फिर आई। इस बार उसने इंजन के पास जाकर दरवाजा पकड़ लिया। ट्रेन रुकते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गहरी अंधेरी सुरंग जैसी गलियारा था। अर्जुन ने कदम रखा। डिब्बे के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, सभी पर तारीखें जो भविष्य की थीं। एक सीट पर उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह खुद था, पर चेहरा पीला, आंखें खाली। तुम? अर्जुन बुदबुदाया। छाया ने होंठ हिलाए। नाम दर्ज हो चुका है। अर्जुन पीछे हट गया। ट्रेन झटके से हिली। वह किसी तरह बाहर कूद आया। प्लेटफॉर्म पर गिरते ही उसने देखा रजिस्टर खुला था। आज की तारीख के सामने लिखा था अर्जुन त्रिपाठी। उसने पीछे मुड़कर हरिदास को ढूंढा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी जंग लगी नेम प्लेट जमीन पर पड़ी थी। उस पर लिखा था हरिदास, पूर्व स्टेशन मास्टर। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तभी स्टेशन की घड़ी ने पहली बार जोर से घंटी बजाई। 3:17 और प्लेटफॉर्म पर उसे लगा जैसे कई अदृश्य यात्री उतर रहे हों। उनके कदमों की आहट, फुसफुसाहट और हर आवाज में एक ही नाम, अर्जुन। सुबह जब सूरज उगा, स्टेशन पर सन्नाटा था। कमरे के अंदर रजिस्टर बंद पड़ा था, पर उसके पन्नों में एक नया नाम जुड़ चुका था। अर्जुन अब कहीं नहीं था। और उसी शाम स्टेशन पर एक नया आदेश आया। नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति। शिवपुर हाल्ट पर 3:17 की ट्रेन फिर आने वाली थी और रजिस्टर का अगला पन्ना खाली था। सुबह की पहली किरण जब शिवपुर हाल्ट की टूटी छतों पर पड़ी तो स्टेशन वैसा ही था, खामोश, जर्जर और मानो किसी अनकहे रहस्य को सीने में दबाए हुए। पर अर्जुन त्रिपाठी अब वैसा नहीं था। रात की घटना के बाद उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ वह थकान और भ्रम का परिणाम था, लेकिन मेज पर रखा रजिस्टर वह भ्रम नहीं था। उसने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। तारीख के सामने साफ गहरे अक्षरों में लिखा था अर्जुन त्रिपाठी। स्याही ताजी थी और वह उसकी अपनी लिखावट नहीं थी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। ये किसने लिखा? उसने बुदबुदाया। कमरे के बाहर प्लेटफॉर्म पर झाड़ू की आवाज आई। हरिदास, वही झुकी कमर, वही लाल गमछा। अर्जुन बाहर आया। तुमने लिखा है ये नाम? हरिदास ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था, एक अजीब सी करुणा। साहब, जो उतरता है वही दर्ज होता है। कोई उतरा नहीं था। हरिदास मुस्कुराया। आपको दिखा नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि वो आया नहीं। अर्जुन का गुस्सा अब डर में बदल रहा था।
तुम सच क्यों नहीं बताते? ये स्टेशन है क्या? हरिदास ने झाड़ू एक तरफ रख दी। ये स्टेशन दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा है। अर्जुन हंस पड़ा, एक घबराई हुई हंसी। बकवास बंद करो। हरिदास की आवाज अचानक गंभीर हो गई। हर 3:17 पर जो ट्रेन आती है वो समय की नहीं, आत्माओं की है। उसमें वे लोग होते हैं जिनकी मौत अधूरी रही, जिनके नाम दुनिया भूल गई। उन्हें एक स्टेशन चाहिए जहां उनका हिसाब लिखा जाए। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और मेरा नाम? जब किसी का नाम दर्ज होता है तो उसका एक हिस्सा इस स्टेशन से बंध जाता है। उस रात अर्जुन ने तय किया, वह स्टेशन का पुराना रिकॉर्ड खंगालेगा। स्टोर रूम में जाले और धूल भरी अलमारियां थीं। एक कोने में लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक खोलते ही अंदर पुराने दस्तावेज और कुछ पीले पड़ चुके फोटो मिले। एक फोटो में स्टेशन मास्टर की कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। नाम लिखा था हरिदास मिश्रा, स्टेशन मास्टर 1978। अर्जुन का दिल रुक गया। तस्वीर में वही चेहरा था, बस जवान। तो हरिदास कुली नहीं? अचानक पीछे से आवाज आई। कभी था ही नहीं। अर्जुन ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर हरिदास खड़ा था, पर इस बार उसका शरीर पारदर्शी सा लग रहा था। मैं भी कभी आपकी तरह यहां आया था, हरिदास की आवाज गूंज रही थी। पहली रात मेरा नाम भी ऐसे ही दर्ज हुआ था। मैं भागना चाहता था, पर रजिस्टर ने मुझे जाने नहीं दिया। रजिस्टर? ये रजिस्टर इस स्टेशन की आत्मा है। अर्जुन ने मेज पर रखे मोटे रजिस्टर को देखा। उसके पन्ने जैसे हल्के हल्के कांप रहे थे। रात फिर उतर आई। 3:16, 3:17। घड़ी ने खुद ब खुद चलना शुरू किया। ट्रेन फिर आई। इस बार अर्जुन ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आंखें बंद कर लीं। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, फुसफुसाहटें। किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने आंखें खोली। प्लेटफॉर्म खाली था। अख पर रजिस्टर में एक और नाम जुड़ चुका था, अर्जित त्रिपाठी। उसने पन्ने पलटे। हर नाम उसके अपने नाम का एक विकृत रूप था। उसे अचानक समझ आया, ये नाम उसके नाम के अक्षरों को धीरे धीरे मिटा रहे थे, जैसे कोई पहेली। अर्जुन, अर्जित, अरुण, राजन। एक दिन जब सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा? उसके कानों में हरिदास की आवाज गूंजी, जब नाम पूरा हो जाता है, आदमी अधूरा रह जाता है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई। रजिस्टर अपने आप खुला। पन्ने तेजी से पलटने लगे। अर्जुन ने देखा, आखिरी पन्ने पर पहले से ही एक नाम लिखा था, त्रिपाठी। पहला हिस्सा खाली था। स्याही खुद ब खुद भरने लगी। अर्जुन, उसने चीखते हुए रजिस्टर बंद कर दिया। कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। नाम पूरा करो, हमें मुक्त करो। हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठी। अर्जुन दरवाजे की ओर भागा। बाहर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी। दरवाजे खुले। इस बार भीतर सीटें भरी हुई थीं। सभी यात्री उसके जैसे दिखते थे। एक एक करके वे बाहर उतरने लगे। हर चेहरा उसके नाम का एक रूप, अरुण, राजन, अर्जित और सबसे अंत में खुद अर्जुन। उसकी परछाई आगे बढ़ी और बोली, अब बारी तुम्हारी है। अर्जुन पीछे हटते हुए पटरी पर गिर पड़ा। ट्रेन की सीटी गूंजी। धुंध घनी हो गई। सुबह जब सूरज उगा, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। स्टेशन मास्टर का कमरा खाली। रजिस्टर बंद पड़ा था। उसके आखिरी पन्ने पर साफ लिखा था, अर्जुन त्रिपाठी, स्थायी नियुक्ति। और प्लेटफॉर्म के कोने में एक नया बूढ़ा कुल्ली झाड़ू लगा रहा था। सिर पर लाल गमछा, आंखों में गहरी थकान। उसने घड़ी की ओर देखा। सुइयां फिर 3:17 पर अटकी थीं। उसने धीमे से बुदबुदाया, अगले का इंतजार है। शिवपुर हाल्ट पर समय कभी आगे नहीं बढ़ता था। सूरज उगता, ढलता, पर स्टेशन की घड़ी हमेशा 3:17 पर अटकी रहती। अब झाड़ू लगाने वाला बूढ़ा कुली अर्जुन था, पर वह अर्जुन नहीं जो कभी सपनों के साथ यहां आया था। उसकी कमर झुक चुकी थी, आंखें खोखली थीं। आवाज में वही खुरदरापन आ गया था जो कभी हरिदास में था। उसे सब याद था, पर वह कुछ बदल नहीं सकता था। अधूरी स्मृतियां। रात के समय जब हवा में कुहासा उतरता, अर्जुन के भीतर दबा हुआ स्टेशन मास्टर फिर जाग जाता। वह कमरे में जाकर रजिस्टर खोलता। हर पन्ना जैसे फुसफुसाता, हमें मुक्त करो,
उसे अब सच मालूम था। संदूक में मिले पुराने दस्तावेजों में एक और फाइल थी जिसे उसने पहले ध्यान से नहीं देखा था। उस पर लिखा था दुर्घटना रिपोर्ट 17 जुलाई 1965। उस रात इसी समय 3:17 पर एक यात्री ट्रेन पटरियों से उतर गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था कोई हताहत नहीं, पर नीचे लाल स्याही में किसी ने हाथ से लिखा था सभी मृत। घटना दबाई गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से आगे बढ़ा। स्टेशन मास्टर ने उस रात गलत सिग्नल दिया था। सरकारी जांच से बचने के लिए रिकॉर्ड बदला गया। ट्रेन के अस्तित्व तक को मिटा दिया गया। कोई ट्रेन नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन जिनकी मौत हुई उनका नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ। उनकी आत्माएं भटकती रहीं और तब से हर रात 3:17 पर वह बिना नंबर की ट्रेन आती थी अपना अस्तित्व दर्ज कराने। रजिस्टर का रहस्य रजिस्टर कोई साधारण किताब नहीं था। यह उस दुर्घटना में मरे लोगों की सामूहिक चेतना से बना था। जब भी कोई नया स्टेशन मास्टर आता, उसका नाम धीरे धीरे उन आत्माओं में बांट दिया जाता। हर रात एक अक्षर, हर रात एक पहचान कम। जब नाम पूरा हो जाता, वह व्यक्ति इस चक्र का हिस्सा बन जाता। हरिदास भी ऐसे ही फंसा था, अब अर्जुन भी। नया आगंतुक एक शाम स्टेशन पर फिर आदेश आया। नवनियुक्त स्टेशन मास्टर राहुल वर्मा। अर्जुन का हृदय सिहर उठा। अब उसकी जगह कोई और लेने वाला था। रात घिर आई। 3:17। ट्रेन आई, पर इस बार अर्जुन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने पहली बार चीख कर कहा, तुम्हें नाम नहीं चाहिए, तुम्हें न्याय चाहिए। ट्रेन की खिड़कियों में हलचल हुई। काली आकृतियां दरवाजों तक आ गईं। एक महिला की धुंधली आकृति आगे बढ़ी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। हमारे नाम मिटा दिए गए, उसकी आवाज गूंजी। जब तक सत्य दर्ज नहीं होगा, हम मुक्त नहीं होंगे। अर्जुन को समझ आया, रजिस्टर में झूठ दर्ज है। उसे उस रात की सच्चाई लिखनी होगी। अंतिम प्रयास अगली रात जब ट्रेन आई, अर्जुन स्टेशन मास्टर के कमरे में गया। रजिस्टर खोला। उसने कांपते हाथों से नया पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। 17 जुलाई 1965 की रात 3:17 पर शिवपुर हाल्ट पर दुर्घटना हुई। सरकार ने इसे छुपाया। यहां 108 यात्री मरे। उनके नाम अज्ञात रहे। जैसे ही उसने अंतिम शब्द लिखा, कमरे की दीवारें कांप उठीं। हवा में चीखें गूंजने लगीं। रजिस्टर के पन्ने जलने लगे। बाहर ट्रेन की सीटी असामान्य रूप से तेज हो गई। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर भागा। ट्रेन के दरवाजे खुले। इस बार यात्री उतर रहे थे, धीरे धीरे, शांति से। उनके चेहरे अब स्पष्ट थे। गुस्सा नहीं था। एक एक कर वे धुंध में विलीन होने लगे। अंत में वह महिला आकृति अर्जुन के सामने आई। तुमने हमारा नाम लौटा दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब तुम मुक्त हो, उसने कहा। ट्रेन धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं। 3:18। पहली बार सुबह सूरज की रोशनी में शिवपुर हाल्ट बदला हुआ लग रहा था। कुहासा गायब था। हवा हल्की थी। रजिस्टर मेज पर पड़ा था, सफेद, खाली। अर्जुन ने उसे खोला। कोई नाम नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, सर। एक युवा लड़का खड़ा था। मैं राहुल वर्मा, नई नियुक्ति। अर्जुन मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। स्वागत है, उसने कहा। यह स्टेशन अब सामान्य है। बस एक बात याद रखना, सच कभी मत छुपाना। राहुल ने सिर हिलाया। दूर पटरी पर अब कोई ट्रेन नहीं थी। शिवपुर हाल्ट फिर एक साधारण भुला हुआ स्टेशन बन चुका था और 3:17। अब बस एक समय था। तो यह थी 3:17 की वो ट्रेन जो आती तो है लेकिन कभी जाती नहीं। सोचिए, अगर आज रात आपके शहर के किसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर घड़ी की सुइयां अचानक 3:17 पर रुक जाई, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पुराने रजिस्टर में आपका नाम भी धीरे धीरे लिखा जा रहा हो। अगर कहानी ने आपको जरा सा भी डराया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आप 3:17 की ट्रेन का इंतजार करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके नाम से शुरू हो। मिलते हैं अगली रात ठीक 3:17 पर।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि खाली कमरों में भी कोई आपको देख रहा है? कोलोराडो की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा होटल खड़ा है जिसकी दीवारों में आज भी चीखें दफन हैं। यहां बर्फ की चादर के नीचे सुकून नहीं, बल्कि एक पुराना पागलपन सोया हुआ है। एक पिता जिसकी आंखों में अब अपनों के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक धारदार कुल्हाड़ी की चमक है। एक बच्चा जो वो सब देख सकता है जिसे दुनिया वहम कहती है। और एक होटल जो जिंदा है, भूखा है और इंतजार कर रहा है आपका। अगर आपको रूह कंपा देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी में हम कदम रखेंगे ओवरलॉक होटल की उन गलियारों में जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि शाइनिंग शुरू होने वाली है। और याद रहे, कमरा नंबर 217 की चाबी कभी मत छूना। जैक टॉरेंस, एक लेखक और सुधरता हुआ शराबी, कोलोराडो के पहाड़ों में स्थित ओवरलुक होटल में सर्दियों के लिए केयरटेकर की नौकरी स्वीकार करता है। उसके साथ उसकी पत्नी वेंडी और उनका 5 साल का बेटा डैनी भी हैं। जैक को लगता है कि यह शांति उसे अपना उपन्यास पूरा करने और अपने परिवार के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने का मौका देगी। लेकिन ओवरलुक का अपना एक काला इतिहास है। होटल के मैनेजर ने जैक को चेतावनी दी थी कि पिछले केयरटेकर ग्रेडी ने पागलपन में आकर अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी थी और फिर खुद को गोली मार ली थी। डैनी कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके पास एक दिव्य शक्ति है जिसे रसोइया डिक हेलोरन द शाइनिंग कहता है। डैनी मन की बातें पढ़ सकता है और उन घटनाओं को देख सकता है जो भविष्य में होने वाली हैं, या जो अतीत के घाव बनकर होटल की दीवारों में दफन है। होटल से निकलते समय हेलोरन डैनी को चेतावनी देता है। ओवरलुक एक जानवर की तरह है। यहां जो कुछ भी बुरा हुआ है उसने अपनी छाप छोड़ी है। अगर तुम कुछ डरावना देखो तो अपनी आंखें बंद कर लेना। वह सिर्फ एक तस्वीर की तरह है। जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ती है और टॉरेंस परिवार दुनिया से कट जाता है, होटल की शक्ति बढ़ने लगती है। डैनी को भयानक दृश्य दिखने लगते हैं। कमरा नंबर 217, एक सड़ी हुई लाश बाथटब से बाहर निकलती है। लिफ्ट, जिससे अचानक इंसानी खून का सैलाब बहने लगता है। गलियारे, जहां ग्रेडी की जुड़वां बहनें खड़ी होकर डैनी को अपने साथ खेलने के लिए बुलाती हैं। हमेशा, हमेशा और हमेशा के लिए। होटल जैक की कमजोरियों को पहचान लेता है। वह जैक के गुस्से और उसकी शराब की लत का फायदा उठाता है। जैक को होटल के खाली बार में पुराने भूत दिखने लगते हैं। वह मरे हुए केयरटेकर ग्रेडी से बात करता है, जो जैक को उकसाता है कि उसका परिवार उसे रोक रहा है और उन्हें सुधारने की जरूरत है। जैक धीरे धीरे अपनी इंसानियत खोने लगता है। उसका टाइपराइटर जिस पर वह काम कर रहा था, अब केवल एक ही वाक्य उगल रहा है। बिना खेल के काम जैक को पागल बना देता है। पागलपन की हद पार करते हुए जैक एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपने ही परिवार के पीछे पड़ जाता है। वेंडी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, जबकि जैक दरवाजे को कुल्हाड़ी से काटते हुए अपना चेहरा अंदर डालता है और चिल्लाता है, "Here's Johnny!" उधर डैनी अपनी मानसिक शक्ति से हेलोरन को मदद के लिए बुलाता है। हेलोरन मीलों दूर से बर्फीले तूफान में संघर्ष करते हुए होटल पहुंचता है। अंतिम क्षणों में जैक को याद आता है कि उसने होटल के पुराने बॉयलर का दबाव कम नहीं किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। होटल जैक को पूरी तरह निगल चुका होता है। जैक का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वह केवल होटल का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। एक भीषण धमाके के साथ ओवरलुक होटल जलकर राख हो जाता है। डैनी, वेंडी और हेलोरन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं, लेकिन उस रात की दहशत डैनी के मन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। ओवरलुक होटल के गलियारे में सन्नाटा इतना गहरा था कि डैनी को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। कालीन पर बने अजीबोगरीब पैटर्न मानो सांपों की तरह रेंग रहे थे। डैनी के हाथ में वह चांदी की चाबी थी जिसे उसने अपने पिता की डेस्क से चुराया था। उसका मन चिल्ला रहा था, "वापस जाओ डैनी!" टोनी, उसका काल्पनिक मित्र, तुम्हें मना कर रहा है। लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा उसे खींच रही थी। उसने चाबी घुमाई। कड़क, दरवाजा धीरे से खुला। कमरे के अंदर की हवा
बाहर के गलियारे से कहीं ज्यादा ठंडी थी। वहां एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों और पुराने साबुन की मिलीजुली महक, जिसके नीचे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो बहुत समय से गल रहा हो। डैनी दबे पांव बाथरूम की ओर बढ़ा। सफेद पर्दा टब के चारों ओर खींचा हुआ था। पर्दे के पीछे से पानी की हल्की बूंदों के गिरने की आवाज आ रही थी। डैनी का छोटा सा हाथ कांप रहा था। उसने पर्दे के किनारे को पकड़ा और एक झटके में खींच दिया। बाथटब खाली नहीं था, वहां एक औरत लेटी थी। उसकी त्वचा का रंग उस गंदे पानी जैसा था जो हफ्तों से रुका हुआ हो। वो पूरी तरह नग्न थी, लेकिन उसकी खाल जगह जगह से गलकर लटक रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। डैनी जम गया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक तस्वीर है, जैसा हेलोरन ने कहा था। यह असली नहीं है, उसने फुसफुसाया। यह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। तभी पानी में हलचल हुई। उस औरत की सूजी हुई आंखें धीरे से खुली। वे सफेद और धुंधली थीं, जिनमें न कोई पुतली थी न कोई जीवन। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ टब के किनारे पर रखा। उसके नाखून काले पड़ चुके थे और मांस उंगलियों से अलग हो रहा था। वह धीरे धीरे टब से बाहर निकलने लगी। उसके गीले पैर जब फर्श पर पड़े तो एक घिनौनी छप छप की आवाज आई। वह डैनी की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ आगे की ओर फैले हुए थे, जैसे वह उसे गले लगाना चाहती हो। उसकी फटी हुई आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट की तरह कमरे में गूंजी। आओ छोटे बच्चे, मेरे पास आओ। डैनी चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई थी। वह पीछे हटा, लेकिन उसका पैर कालीन में फंस गया और वह गिर पड़ा। वह मरी हुई औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी सड़ांध डैनी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसके ठंडे लिस्से हाथ डैनी की गर्दन की तरफ बढ़े। जैक के हाथ में मास्टर चाबी थी। उसका मन भारी था और उसके सिर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगली उसके दिमाग के तारों को छेड़ रही हो। वह डैनी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वह खुद को समझा रहा था कि उसका बेटा सिर्फ डरा हुआ है। दरवाजा खुला। जब जैक कमरे में घुसा तो उसे वह सड़ांध महसूस नहीं हुई जो डैनी को हुई थी। इसके बजाय उसे महंगे इत्र और ताजे नहाए हुए शरीर की खुशबू आई। कमरा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित था। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। जैक धीरे धीरे अंदर गया। पर्दे के पीछे से कोमल आवाज आई, जैसे कोई पानी में अटखेलियां कर रहा हो। जैक ने पर्दा हटाया। वहां डैनी वाली वह सड़ी हुई लाश नहीं थी। वहां एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद और आंखें चमकती हुई थीं। वह मुस्कुराई और जैक की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैक मंत्रमुग्ध हो गया। होटल ने उसकी कमजोरी को पहचान लिया था। वह भूल गया कि वह एक पति है। वह भूल गया कि उसका बेटा बाहर डरा हुआ है। वह उस औरत की ओर खींचा चला गया। जैसे ही उसने उस युवती को गले लगाया और उसे चूमने के लिए झुका, हकीकत बदल गई। हवा में अचानक सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई। जैक के हाथों के नीचे जो कोमल त्वचा थी, वह अचानक ढीली और लिसलिसी हो गई। उसने आंखें खोली। वह सुंदर युवती गायब थी। उसकी बाहों में अब वही भयानक सड़ी हुई लाश थी। उसकी खाल नीली पड़ चुकी थी। पेट फूला हुआ था और उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। उस मुर्दा औरत ने अपनी हड्डियां जैसी उंगलियां जैक की गर्दन के पीछे गड़ा दी और एक घिनौनी हंसी हंसी। तुम भी हमारे साथ यहीं रुकोगे जैक, हमेशा के लिए। जैक चिल्लाया और खुद को छुड़ाकर पीछे हटा। वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर देखा, उसे अपनी परछाई में खुद का चेहरा नहीं, बल्कि उस होटल के पुराने केयरटेकर ग्रेडी का चेहरा नजर आया। जैक समझ गया था कि होटल उसे डरा नहीं रहा है, बल्कि उसे अपना हिस्सा बना रहा है। वह अब जैक टोरेंस नहीं रहा था। वह ओवरलुक का नया हथियार बन चुका था। जैक लड़खड़ाते हुए होटल के विशाल गोल्ड रूम में दाखिल हुआ। कुछ देर पहले जो कमरा धूल और अंधेरे से भरा था, अब वह सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। 1920 के दशक का संगीत गूंज रहा था। हवा में सिगार का धुआं और महंगी शराब की महक तैर रही थी। वहां दर्जनों लोग नाच रहे थे, सफेद सूट और शाम के गाउन पहने हुए, लेकिन गौर से देखने पर उनके चेहरों पर मांस नहीं, बल्कि पीली पड़ चुकी खाल थी। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। जैक बार के पास जाकर बैठ गया।
सामने लॉयड खड़ा था, वही पुराना बारटेंडर जिसका चेहरा मौत की तरह सफेद था। स्वागत है मिस्टर टॉरेंस, लॉयड ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी जो जैक के लिए कभी खत्म न होने वाला लालच थी। जैक ने गिलास गटकते हुए कहा, मेरी पत्नी, वह मुझे यहां से ले जाना चाहती है। मेरा बेटा, वह पागल हो गया है। तभी जैक के पीछे एक साया उभरा। वह ग्रेडी था, पिछला केयरटेकर जिसने अपनी बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला था। ग्रेडी ने जैक के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, मिस्टर टॉरेंस, आपका परिवार बाधा डाल रहा है। उन्हें सुधारने की जरूरत है। जैसे मैंने अपनी बेटियों को सुधारा था, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी और बेटे को मैनेज करना होगा। जैक की आंखों में अब इंसानियत की जगह एक ठंडी नीली चमक, द शाइन, आ गई थी। उसने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी धार को अपने अंगूठे से छुआ। होटल की तीसरी मंजिल पर वेंडी और डैनी सो रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, कड़क कड़क कड़क। जैक सीढ़ियां चढ़ रहा था। वह लकड़ी की कुल्हाड़ी को फर्श पर घसीट रहा था, जिससे एक डरावनी लय पैदा हो रही थी। वह धीरे धीरे गुनगुना रहा था, छोटे स्वर, मुझे अंदर आने दो। वेंडी ने घबराकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। तभी कुल्हाड़ी का पहला वार दरवाजे के बीचों बीच पड़ा। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। जैक ने दरवाजे में हुए छेद में अपना चेहरा फंसाया। उसका चेहरा अब किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक दरिंदे का लग रहा था। उसकी आंखें पागलों की तरह घूम रही थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, हेयर्स जॉनी। वेंडी ने खिड़की से डैनी को बाहर बर्फ में धकेल दिया और खुद को बचाने के लिए जैक के हाथ पर चाकू से वार किया। जैक दर्द से चीखा, लेकिन वह रुका नहीं। वह डैनी के पीछे बर्फ के चक्रव्यूह की ओर भागा। बाहर बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर था। डैनी बर्फ में अपने ही पद चिन्हों पर पीछे की ओर चलकर जैक को भ्रमित करने लगा। जैक, जो शराब और पागलपन के नशे में चूर था, रास्ता भटक गया। तभी होटल के अंदर से एक गूंज सुनाई दी, बॉयलर। जैक पागलपन में भूल गया था कि ओवरलुक के पुराने बॉयलर का दबाव कम करना जरूरी था। होटल की दीवारों से अब खून नहीं, बल्कि आग की लपटें निकलने लगी। अचानक एक भयानक धमाका हुआ। होटल की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। आग की लपटों ने जैक को घेर लिया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज होटल के भूतों की चीखों में दब गई। ओवरलुक होटल, जो दशकों से मासूम रूहों का शिकार कर रहा था, अब अपनी ही आग में जलकर राख हो रहा था। वेंडी और डैनी, जो बर्फ में दूर निकल चुके थे, ने पीछे मुड़कर देखा। वह आलीशान इमारत अब केवल एक जलता हुआ कंकाल थी। जैक टॉरेंस हमेशा के लिए उस होटल का हिस्सा बन गया था। उसकी आत्मा अब उस सुनहरी महफिल की एक धुंधली तस्वीर मात्र रह गई थी। तो क्या जैक वाकई पागल था, या ओवरलॉक होटल ने उसे अपना मोहरा बनाया? जवाब शायद उन जलती हुई दीवारों के साथ ही राख हो गया। पर याद रखिए, डैनी की शाइन आज भी कहीं ना कहीं चमक रही है, और शायद आपके कमरे के किसी अंधेरे कोने में भी कोई आपकी आहट का इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है, तो लाइक का बटन दबाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और अगर आप उन गलियारों में दोबारा नहीं भटकना चाहते, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आप कमरा नंबर 217 में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई चीख और एक नए खौफ के साथ। तब तक के लिए दरवाजे ठीक से बंद रखिएगा, क्योंकि रात अभी बाकी है। शुभ रात्रि, अगर आप सो पाएं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर। मैं हूं रोशन, और आप सुन रहे हैं खौफ, रहस्य और अंधेरे की वो कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। यहाँ हर रात कुछ अनसुना जागता है, हर साया कुछ छुपाता है, और हर कहानी के पीछे एक खौफनाक सच होता है। अगर आपको डरावनी, सस्पेंस से भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर रात आएगी एक नई कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। ये है रोशन हॉरर स्टोरी चैनल, जहाँ डर ही असली कहानी है। तो लाइट बंद कर दीजिए,
दरवाजा अच्छे से बंद कर लीजिए और दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद भी चुरा सकती है। शुरू करते हैं। गाड़ी के वाइपर की आवाज उस तूफानी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। समीर ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:45 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा था, इतना घना कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी कुछ मीटर से आगे नहीं देख पा रही थी। बारिश किसी साधारण बारिश जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। हर बूंद गाड़ी की छत पर हथौड़े की तरह बज रही थी। जीपीएस का सिग्नल पिछले आधे घंटे से जा चुका था। अब समीर सिर्फ उस कच्चे पथरीले रास्ते पर भरोसे से चल रहा था जिसके बारे में गांव के ढाबे वाले ने बताया था। साहब, कालागढ़ जाना है तो अपनी जान हथेली पर रखकर जाना। उस बूढ़े ढाबे वाले की आवाज समीर के कानों में गूंजी। उसकी आंखें मोतियाबिंद से सफेद हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा डर था। वहां लोग रहने नहीं जाते, सिर्फ मरने जाते हैं। समीर ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। बकवास, उसने खुद को तसल्ली दी। ये गांव वाले और उनकी अंधविश्वासी कहानियां। अचानक गाड़ी के सामने एक परछाई गुजरी। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी गीली मिट्टी पर फिसलती हुई एक पुराने बरगद के पेड़ से बस कुछ इंच दूर रुकी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हेडलाइट की रोशनी में देखा। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश, कीचड़ और हवा से झूलती हुई बरगद की जटाएं, जो किसी चुड़ैल के खुले बालों जैसी लग रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। धत! समीर ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वह बाहर निकला। ठंड हड्डी तक चुभ रही थी। उसने बोनट खोला, लेकिन उसे इंजनों की ज्यादा समझ नहीं थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी के पाजेब की आवाज थी। जंगल के बीचों बीच, इतनी रात को। समीर पलटा। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दी। लेकिन फिर बिजली कड़की और उस 1 सेकंड की रोशनी में समीर ने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। जंगल के किनारे, झाड़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह हवा में 1 फीट ऊपर झूल रही थी। समीर की सांस हलक में अटक गई। वह भागकर गाड़ी में घुसना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। बालों के बीच से 2 अंगारे जैसी लाल आंखें समीर को घूर रही थीं। और फिर उसने अपना मुंह खोला। एक ऐसी चीख निकली जिसने न सिर्फ समीर के कानों को खोए, बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी, उस चीख की कोई आवाज नहीं थी। वह खामोश थी, फिर भी समीर के दिमाग में गूंज रही थी। स्वागत है, समीर। एक फुसफुसाती हुई आवाज सीधे उसके कान के पास आई, जैसे कोई उसकी पिछली सीट पर बैठा हो। समीर झटके से पीछे मुड़ा। पिछली सीट खाली थी, लेकिन सीट के कवर पर ताजे गीले मिट्टी के हाथों के निशान थे। छोटे छोटे हाथों के निशान, जैसे किसी बच्चे के हों। समीर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इस बार किस्मत ने साथ दिया। इंजन रूह करके स्टार्ट हो गया। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ गई। उसे लगा वह बच गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस कालागढ़ से वह डर रहा था, वह अभी आया नहीं था। वह तो बस उसकी सरहद थी, और जो चीज पिछली सीट पर बैठी थी, वह अब भी उसके साथ थी। रास्ते के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखा। कालागढ़ 0 किलोमीटर। यहां से आगे आपकी जिम्मेदारी भगवान भी नहीं लेगा। गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी एक विशाल जंग लगे लोहे के फाटक पर पड़ी। फाटक इतना ऊंचा था कि अंधेरे में उसका ऊपरी सिरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसके बीचों बीच पीतल का एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जिस पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। समीर ने गाड़ी रोकी। इंजन बंद होते ही फिर वही जानलेवा सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की टप टप और दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। वह गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहता था। पिछली सीट पर मिले वो बच्चों के हाथों के निशान अब भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन क्या करता? वापस जाने का मतलब था फिर उसी रास्ते से गुजरना जहां उसने उस औरत को देखा था। आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प था। समीर ने हॉर्न बजाया। आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। कोई हलचल नहीं हुई। उसने दोबारा हॉर्न बजाया, इस बार देर तक। तभी फाटक के पास बनी एक छोटी सी कोठरी का दरवाजा चरमराते हुए खुला।
लालटेन की मध्यम रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक भारी लाठी थी। वह धीरे धीरे फाटक की तरफ बढ़ा। बारिश उसे भिगो रही थी, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह फाटक के पास आकर खड़ा हो गया और बिना कुछ बोले समीर की गाड़ी को घूरने लगा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। पता तो क्यों वह जैसे सूखे हुए चमड़े का बना हो, और उसकी एक आंख पत्थर की तरह सफेद थी। समीर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। मैं समीर हूं, दिल्ली से। मैंने बुकिंग करवाई थी। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ताला खोला। लोहे का भारी फाटक एक दर्दनाक चीख के साथ खुला। समीर ने गाड़ी अंदर डाल दी। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा भयानक था। सामने वह हवेली खड़ी थी, विलायत मंजिल। ग्रे रंग के पत्थरों से बनी यह इमारत किसी रिहायशी घर जैसी कम और किसी पुरानी जेल जैसी ज्यादा लग रही थी। इसकी खिड़कियां काली और खाली थीं, जैसे किसी खोपड़ी की आंखों के गड्ढे। समीर गाड़ी से उतरा और अपना बैग निकाला। वह बूढ़ा आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। समीर डर के मारे उछल पड़ा। आप मुझे डरा दिया, समीर ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े की आवाज किसी सूखी हुई लकड़ी के टूटने जैसी थी। मेरा नाम भैरव सिंह है, मैं इस हवेली का चौकीदार हूं। उसने समीर के हाथ में एक भारी चाबी थमाई। चाबी बिल्कुल ठंडी थी, बर्फ जैसी। साहब भैरव सिंह ने कहा। उसकी एक सही आंख समीर की आंखों में गड़ गई थी। कमरा नीचे वाली मंजिल पर तैयार है, रसोई में सामान रखा है। आर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। और एक बात, भैरव सिंह ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई थी। रात को अगर ऊपर से कोई आवाज आए जैसे वह का, तो देखने मत जाना। और तीसरी मंजिल का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, उसे खोलने की कोशिश मत करना। क्यों, ऊपर क्या है? समीर ने पूछ ही लिया। भैरव सिंह के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, जिसमें उसके टूटे हुए पीले दांत चमक उठे। ऊपर वो यादें हैं साहब, जो मरना भूल गई हैं। 3 बजे के बाद सीढ़ियों की तरफ देखना भी मत। इससे पहले कि समीर कुछ और पूछता, भैरव सिंह अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह वहां था ही नहीं। समीर ने मुख्य दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सी महक थी, दीमक, पुरानी किताबों और सड़े हुए फूलों की मिली-जुली गंध। हॉल बहुत विशाल था। बीच में एक बड़ा सा झूमर बाग लटका था, जो हवा के झोंके से हल्का हल्का हिल रहा था। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे समीर को हर तरफ से देख रही हों। समीर अपने कमरे में गया। कमरा बड़ा था। बीच में एक पुराना 4 पोस्टर बेड था। उसने अपना बैग रखा और बाथरूम में मुंह धोने गया। ठंडे पानी के छींटे मारने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने तौलिए से मुंह पोंछा और आईने में देखा। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। आईने में उसके पीछे कमरे के अंधेरे कोने में एक छोटी सी लाल गेंद पड़ी थी। समीर झटके से पीछे मुड़ा। फर्श पर कोई गेंद नहीं थी। वहम है, बस वहम है, उसने खुद को समझाया। मैं थक गया हूं। उसने लाइट बंद की और बेड पर लेट गया। बाहर तूफान अब भी शोर मचा रहा था। समीर की आंखें भारी होने लगीं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हॉल से, सीढ़ियों के पास से, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर दौड़ रहा हो। आवाज उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। समीर ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजे के नीचे से आ रही रोशनी में उसने देखा एक परछाई दरवाजे के उस पार खड़ी थी। परछाई हिली नहीं। फिर धीरे से दरवाजे के हैंडल पर दबाव पड़ा। हैंडल धीरे धीरे नीचे होने लगा। समीर जानता था कि उसने दरवाजा लॉक किया था, लेकिन लॉक खुलने की आवाज साफ सुनाई दी। दरवाजा 1 इंच खुला और उस अंधेरे दरार से एक फुसफुसाहट आई, जो बच्चों जैसी तो थी, पर उसमें मासूमियत नहीं थी। अंकल, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? अंकल, बाहर आइए ना। वही मासूम मगर ठंडी फुसफुसाहट। समीर का गला सूख चुका था। उसने पास रखे पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कांच के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बाहर खड़ती वह परछाई अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी दरवाजे की दरार से एक छोटी सी लाल गेंद लुढ़कती हुई अंदर आई और समीर के बेड के पास आकर रुक गई। वही गेंद जो उसने आईने में देखी थी। समीर ने हिम्मत जुटाई। कौन है वहां?
भैरव सिंह, क्या ये आप हैं? कोई जवाब नहीं मिला। समीर बेड से उतरा। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे फर्श के नीचे से कोई उसे छू रहा हो। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे पूरा खोल दिया। गलियारा बिल्कुल खाली था। पुरानी लकड़ी की दीवारें और धूल से भरी कालीन के अलावा वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के छोटे छोटे निशान थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। यह कोई मजाक नहीं है, समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। तभी ऊपर की मंजिल से, तीसरी मंजिल से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो, और उसके पीछे पीछे बच्चों के हंसने की आवाज। वह हंसी खिलखिलाहट नहीं थी, बल्कि उसमें एक तरह की नफरत और दर्द था। समीर को याद आया जो भैरव सिंह ने कहा था, 3 बजे के बाद ऊपर मत जाना। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:58 बज रहे थे। समीर वापस कमरे में भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कुछ ठंडा है। उसने नीचे देखा। वही लाल गेंद उसके पैरों के पास पड़ी थी। उसने गेंद को उठाया। वह रबर की नहीं थी, वह भारी थी और उस पर खाल जैसी कोई चीज लिपटी हुई थी। जैसे ही समीर ने उसे गौर से देखा, उसका दम घुटने लगा। वह गेंद नहीं थी, वह इंसानी बालों का एक गुच्छा था, जिसे खून में भिगोकर गोल शक्ल दी गई थी। समीर ने घृणा और डर के मारे उसे फेंक दिया। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें एक साथ गुल हो गईं। बाहर बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में समीर ने सीढ़ियों के ऊपर देखा। वहां एक नहीं, बल्कि 7-8 छोटे बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। उनके बीच में वह लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसे उसने सड़क पर देखा था। उसने अपना हाथ समीर की तरफ फैलाया। उसकी उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और नुकीली थीं। समीर, उसने पुकारा। इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई अपनी खोई हुई चीज मांग रहा हो। तुम आ गए, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। समीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आने लगा, यह हवेली, यह गांव, वह यहां पहली बार नहीं आया था। बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। भैरव सिंह हाथ में लालटेन लिए अंदर आया, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साहब, मैंने कहा था ना, ऊपर मत देखना, भैरव सिंह ने शांत स्वर में कहा। अब उन्होंने आपको देख लिया है, अब खेल शुरू होगा। भैरव सिंह ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और एक मध्यम रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। समीर ने देखा कि बच्चे और वह औरत अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वे चल नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए समीर की तरफ रेख रहे थे। क्या चाहिए तुम लोगों को? समीर चीखा। उस औरत ने अपना चेहरा समीर के चेहरे के बिल्कुल करीब लाया। उसकी सांसों से सड़ती हुई लाशों जैसी बदबू आ रही थी। उसने समीर के कान में फुसफुसाया, हमें वो पन्ना चाहिए समीर, जो तुमने 20 साल पहले फाड़ा था। उस किताब का आखिरी पन्ना। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पन्ना, उससे वह पुरानी डायरी याद आई जो उसे उसके दादाजी के संदूक में मिली थी। हॉल की हवा अचानक भारी हो गई। वह औरत और वे डरावने बच्चे अब समीर के घेरे को छोटा कर रहे थे। भैरव सिंह की लालटेन की रोशनी दीवार पर उनकी लंबी और विकृत परछाइयां बना रही थी। वह पन्ना मेरे पास नहीं है, समीर चिल्लाया। उसका गला डर से रुंधा हुआ था। वह डायरी दिल्ली में है। औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट उभरी। झूठ, वह तुम्हारे खून में है समीर। तुम्हारे दादा ने उसे यहीं छुपाया था और तुम उसे ढूंढने ही यहां आए हो, चाहे तुम्हें याद हो या ना हो। अचानक हवेली की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स जमीन पर गिरने लगी। तभी हॉल के कालीन के नीचे से लकड़ी के चरचराने की आवाज आई। समीर ने नीचे देखा। कालीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। भागो साहब, नीचे जाओ, भैरव सिंह चिल्लाया। यही एक रास्ता है। समीर के पास सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ समीर की गर्दन की तरफ बढ़ाया, समीर ने छलांग लगा दी और उस अंधेरे गड्ढे में कूद गया। वह ढलान वाली सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। ऊपर से दरवाजा जोर से बंद हुआ और बच्चों के चीखने की आवाजें मद्धम पड़ गईं। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। वह एक पुराने तहखाने में था। यहां की दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि काली मिट्टी की बनी थी। हवा में लोहे और सड़े हुए मांस की गंध थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखा
जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। तहखाने के बीचों बीच एक वेदी बनी थी। उसके चारों तरफ 11 छोटे छोटे पिंजरे रखे थे। हर पिंजरे के अंदर एक छोटा कंकाल था। यह वही 11 बच्चे थे जिनकी बलि 50 साल पहले दी गई थी। पर सबसे भयानक चीज वेदी के पीछे थी। वहां दीवार पर समीर के परिवार का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट टंगा था। उसके दादाजी, उसके पिता और एक छोटा बच्चा जो खुद समीर था। पोर्ट्रेट के नीचे खून से कुछ लिखा था, अधूरा बलिदान, मुकम्मल मौत। समीर को याद आया, उसके दादाजी इस गांव के जमींदार थे। उन्होंने अपनी दौलत और शक्ति को बचाने के लिए उस तांत्रिक के साथ मिलकर इन बच्चों की बलि दी थी। 12वें बच्चे की बलि भी दी जानी थी और वह बच्चा समीर था। लेकिन उसकी मां उसे लेकर शहर भाग गई थी। समीर ने कांपते हाथों से वेदी के नीचे एक दरार देखी। वहां एक पीला पड़ चुका पन्ना दबा हुआ था। उसने उसे निकाला। यह उस डायरी का आखिरी पन्ना था। उस पर लिखा था, बलिदान तभी पूरा होगा जब खानदान का आखिरी चिराग अपनी मर्जी से अपनी जान देगा। अगर वह वापस आता है तो कालागढ़ के मरे हुए जाग उठेंगे। तो मुझे यहां बुलाया नहीं गया। मैं खुद अपनी मौत की तरफ खींचा चला आया, समीर बुदबुदाया। तभी तहखाने की दीवारों से रोने की आवाजें आने लगी। मिट्टी की दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। वे कंकाल जो पिंजरों में थे अब धीरे धीरे हिल रहे थे। अंकल, खेल खत्म करने का वक्त आ गया। एक ठंडी फुसफुसाहट उसके ठीक पीछे से आई। समीर पलटा। वह औरत अब तहखाने के अंदर थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। वह कोई और नहीं कि वही मां थी जो उसे बचाकर भागी थी। लेकिन उसकी आंखें काली थीं और उसके गले पर गहरा कट का निशान था। मां, समीर की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं समीर, उस चीज ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। मैं वह भूख हूं जो 20 साल से अधूरी है। यह पन्ना मुझे दो या फिर इन बच्चों का हिस्सा बन जाओ। समीर ने पन्ने को देखा और फिर वेदी पर रखी एक पुरानी खंजर को। उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वह उस पन्ने को जला दे और हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाए, या फिर वह बलिदान पूरा करे। समीर ने हाथ में पकड़े उस पीले पन्ने को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। तुम मेरी मां नहीं हो सकती। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी और तुम सिर्फ एक परछाई हो। अचानक अंधेरे कोने से एक ठंडी हंसी गूंजी। भैरों सिंह, जो अब तक बाहर था, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी लालटेन की रोशनी अब नीली पड़ चुकी थी। उसका झुका हुआ शरीर अब सीधा हो गया था और उसकी सफेद आंख से खून जैसा काला तरल बह रहा था। बिल्कुल सही पहचाना समीर साहब, भैरों सिंह ने कहा। उसकी आवाज अब किसी जवान इंसान जैसी कड़क थी। तुम्हारी मां तो उसी रात मर गई थी जब वह तुम्हें लेकर भाग रही थी। उसे इसी जंगल के भेड़ियों ने नोच डाला था। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी ममता ने उसे इस हवेली के श्राप से बांध दिया। समीर का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने तुम्हारे दादा को अमृता का लालच दिया था। मैं वही तांत्रिक हूं जिसने 11 मासूमों का खून इस वेदी पर बहाया था। बस 12वां बच्चा रह गया था और आज 20 साल बाद वो बच्चा खुद चलकर अपनी मौत के पास आया है। भैरों सिंह ने अपनी लाठी हवा में लहराई। उन 11 पिंजरों से हड्डियां बाहर निकलने लगीं और जुड़कर छोटे छोटे भयानक ढांचों, स्केलेटन्स का रूप लेने लगी। वे धीरे धीरे समीर की तरफ रेंगने लगे। यह पन्ना, समीर ने खंजर को पन्ने के पास लाते हुए कहा, अगर मैं इसे जला दूं तो यह सब खत्म हो जाएगा। कोशिश भी मत करना, तांत्रिक भैरों चीखा। अगर यह पन्ना जला तो कालागढ़ की हर रूह आजाद हो जाएगी, लेकिन तुम भी इस आग में जलकर भस्म हो जाओगे। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? समीर ने अपनी मां की उस रूह की तरफ देखा। उसकी आंखों से अब खून के आंसू गिर रहे थे। उसने बिना आवाज के अपना मुंह हिलाया, जैसे कह रही हो, कर दो समीर, हमें आजाद कर दो। समीर की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया। उसे समझ आ गया कि उसका यहां आना इत्तेफाक नहीं था, यह उसका प्रायश्चित था। उसने वेदी पर रखे तेल के दिए को उठाया और उसे उस प्राचीन पन्ने पर डाल दिया। नहीं, तांत्रिक उसे रोकने के लिए झपटा। समीर ने खंजर से पत्थर पर चिंगारी पैदा की और पन्ने को आग लगा दी। जैसे ही कागज के टुकड़े ने आग पकड़ी, पूरी हवेली में एक जबरदस्त धमाका हुआ। वह आग साधारण नहीं थी, वह नीली और सुनहरी लपटों वाली एक रूहानी आग थी। आग देखते ही देखते पूरे तहखाने में फैल गई। वह तांत्रिक भैरों सिंह हवा में राख बनने लगा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। तुमने सब बर्बाद कर दिया, तांत्रिक की आखिरी आवाज आई और वह धुएं में बदल गया। समीर ने देखा कि वह 11 बच्चे अब डरावने नहीं लग रहे थे।
वे रोशनी के छोटे छोटे गोलों में बदल रहे थे। उसकी मां की रूह भी चमकने लगी। उसने समीर के सिर पर अपना रूहानी हाथ रखा, एक आखिरी आशीर्वाद, और फिर सब कुछ रोशनी में विलीन हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कालागढ़ के पहाड़ों पर पड़ी तो वहां कुछ नहीं था। न वह विशाल फाटक, न वह विलायत मंजिल हवेली। वहां सिर्फ खंडहर थे जो सदियों पुराने लग रहे थे। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। वह समीर था। उसकी मुट्ठी में एक जली हुई चाबी थी। समीर की जान तो बच गई थी, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि वह अक्सर रात के 3 बजे उठकर अंधेरे में किसी से बात करता है, और अगर आप ध्यान से सुने तो आपको उसके कमरे से बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। कालागढ़ अब नक्शे पर वापस आ गया है, लेकिन कोई भी वहां घर बनाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आज भी अमावस की रात को वहां एक लाल साड़ी वाली औरत हाथ में लालटेन लिए समीर का इंतजार करती दिखती है। कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या आपने गौर किया, जब आप यह कहानी सुन रहे थे आपके कमरे का तापमान थोड़ा गिर गया था, या शायद आपके पीछे वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। मौत और खौफ के ये किस्से सिर्फ कहानियां नहीं होते, कभी कभी ये बुलावा होते हैं। अगर आप भी ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो बेल आइकॉन को दबा दें ताकि अगली चीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब सो जाइए अगर आप सो सकें, क्योंकि कोई है जो अभी भी अंधेरे कोने से आपको देख रहा है।